हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के ऊपर। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि भैया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें कि नहीं ज्वाइन करें, है ना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना है। ज्वाइन भी करना है तो किसका ज्वाइन करना है, ठीक है, कब ज्वाइन करना है, और फिर अगर ज्वाइन कर लिया फिर तो यूटिलाइज कैसे करना है उसको। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है। देखिए, अगर हम ये चीज़ डिस्कस कर लिए टेस्ट सीरीज के फायदे, तो हम इस डिसीजन पे बहुत जल्दी से पहुंच सकते हैं कि ज्वाइन करना है या नहीं करना है। हम ये भी देखेंगे कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का नुकसान क्या है ना। अगर आपको नुकसान पता हो किसी चीज़ का तो आप हैंडल कर सकते हैं आसानी से उस चीज़ का। तीसरा, हम ये देखेंगे कि टेस्ट सीरीज जो है वो कब ज्वाइन करना चाहिए, है ना। सबके लिए तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहेगी ना। जो पहले से प्रीलिम्स क्लियर कर चुके होंगे, हो सकता है उनके लिए नीड भी नहीं हो। कोई जो 2-3 अटेम्प्ट में लगातार क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है उनके लिए ज़्यादा ज़रूरत हो। कोई जो फ्रेशर है उनके लिए ज़रूरत हो सकता है। तो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग नीड होगी, उसके ऊपर बात करेंगे हम। फिर कौन से कोचिंग का टेस्ट सीरीज अच्छा होगा, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, है ना। और सबसे अंतिम में कि टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के फायदे क्या हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन कौन से फायदे आप उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है मल्टीपल रिवीजन। टेस्ट सीरीज के थ्रू आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। कोई भी कोचिंग टेस्ट सीरीज जो देती है उसमें वो शेड्यूल देती है ना। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग टाइम लिखा रहता है। जैसे अभी ज्योग्राफी का मान लीजिए टेस्ट सीरीज हो, फिर अगला हिस्ट्री का होगा, फिर इकोनॉमी का होगा, है ना। फिर आगे रिपीट होकर के ज्योग्राफी आएगा। फिर लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट रहता है जिसमें सारे सारे सब्जेक्ट के जो है मिक्स रहते हैं, जिस तरीके से यूपीएससी रहता है। तो आप अगर फॉलो करेंगे तो इसके थ्रू आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, है ना। एक डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है टेस्ट सीरीज के थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक टेस्ट का शेड्यूल मिला हुआ है, आपने पैसे पे किए हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये आपका ऑब्लिगेशन रहता है कि जो आपने पे किया है उस चीज़ का आप अधिकतम लाभ ले सकें, है ना। पेरेंट्स के मनी रहते हैं तो आप समझिए कि उस मनी को खर्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपके ऊपर, आप ऐसे तो उड़ा नहीं सकते। अगर आपने दिया किसी चीज़ का भुगतान तो आप अच्छे से फ़ायदा लेंगे, अच्छे से फ़ायदा लेने के लिए आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। तो दूसरा फ़ायदा ये हो गया। तीसरा, आप ये देखेंगे टेस्ट सीरीज के थ्रू कि कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर कमांड आपका अच्छा है, किस पे नहीं है। आपने ज्योग्राफी का टेस्ट दिया, आपके जो है स्कोर बन रहे हैं 100। हिस्ट्री का टेस्ट दिया, आपके स्कोर बन रहे हैं 60। आपको पता तो चलेगा ना कि हिस्ट्री जो है थोड़ा वीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन वो दिन ही आपका अच्छा नहीं था, है ना, खराब मूड में गए थे आप टेस्ट देने के लिए। लेकिन अगर दूसरी बार भी हिस्ट्री का आपने टेस्ट दिया और फिर से स्कोर 60-70 रहा, तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट जो है वो खराब है, तो हिस्ट्री के ऊपर काम करना पड़ेगा। इससे भी और माइन्यूटली अगर मैं डिटेल करूँ, तो अगर मान लीजिए हिस्ट्री का ही पेपर आप दे रहे हैं, है ना, हिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं आप, और आपने पहला पेपर दिया, उसमें जो ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो आपके एक्स वाले गलत हो रहे हैं। दूसरी बार भी क्वेश्चन दिया, टेस्ट दिया आपने, उसमें भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो एक्ट वाले गलत हो रहे हैं। आपको पता चल गया कि हिस्ट्री के अंदर भी आपका एक्ट वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा खराब है, आपको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ये फायदा है टेस्ट सीरीज का। फिर ये भी पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। हालांकि पीवाईक्यू ज़्यादा बढ़िया इंडिकेटर है, लेकिन जो अच्छे टेस्ट सीरीज होते हैं मार्केट में वो पीवाईक्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं। जिस तरीके से पैटर्न आ रहा है, अगर पॉलिटी से 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी कोशिश करते हैं कि पॉलिटी से 15-20 क्वेश्चन डालना है। इकोनॉमी से अगर 12 से 15 क्वेश्चन आ रहा है तो इकोनॉमी के 12 से 15 क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं टेस्ट सीरीज वाले भी। तो आप बेसिकली उसी पैटर्न में ढल जाते हैं, है ना, बार बार टेस्ट देने से, कि आपको पता चल जाता है कि नहीं, इकोनॉमी के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोनॉमी में भी देखेंगे तो मनी एंड बैंकिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो टेस्ट सीरीज से री होती हैं बार बार, ठीक है। तीसरा, कि सावधानी से प्रश्न पढ़ने का एटीट्यूड का विकास होता है। आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं टेस्ट सेंटर पे, ठीक है। आप पेपर पढ़ेंगे 2 घंटे, प्रॉपर समय दे रहे होंगे, आप घर पे पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे होंगे या कुछ और, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि आप ध्यान से पढ़ नहीं रहते हैं। लेकिन यही टेस्ट सेंटर में जाते हैं तो टेस्ट सेंटर का एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आप बहुत सावधानी के साथ पढ़ते हैं चीज़ों को, ताकि आप गलत नहीं करें। तो जो यूपीएससी जिस लैंग्वेज में पूछती है ना, वो आप सावधानी से पढ़ते हैं। आप देखेंगे प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहे हैं वो पूछते हैं कि अभी लेटेस्ट में ये बॉडी बनी है ना। मुख्यतः खतरनाक है, ठीक है। अब ये मुख्यतः लेटेस्ट, अब ये सब चीज़ें आप सावधानी से कब पढ़ना शुरू करेंगे, कब समझेंगे, है ना। सी सेट में जो आते हैं
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टर्म्स वगैरह, वो सब आप कैसे पढ़ेंगे, मतलब कैसे प्रैक्टिस होगी, वो सब टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है। फिर वो एम आर सीट फिलिंग मिस्टेक्स, कई सारे छोटे जो भाई बहन रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स रहे हैं, उनके यही बहुत बड़े मिस्टेक्स रहे हैं। वो एम आर सीट में बहुत गलतियां कर देते हैं। वो क्या करते हैं, एक ही बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, एक से लेकर के पूरा 100 तक, और फिर फिल करना शुरू करते हैं। पता चले कि एक से 10 तक का तो ठीक ओएमआर शीट फिल किया, लेकिन फिर क्या करने लगे, 9 का जो आंसर है वो 11 में फिल कर दिया, है ना, 13 का जो आंसर है वो 15 में फिल कर दिया। तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स होती है। और ये होता क्यों है, तो एग्जाम हॉल में जो प्रेशर रहता है, जो डर रहता है थोड़ा, है ना, उस चक्कर में ये गलतियां होती है। और ये डर को कैसे भगा सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस के थ्रू। एग्जाम हॉल जैसा थोड़ा इन्वायरमेंट जब आपको मिल जाएगा, तो फिर आप उस चीज़ को काबू कर लेंगे। वो कहाँ से आप कर सकते हैं, तो एक जो है टेस्ट सेंटर एक अच्छा माध्यम है उसका। नो डाउट आप और जगह से भी कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी में भी प्रैक्टिस करके कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना। लेकिन टेस्ट सेंटर, टेस्ट सीरीज, ये अच्छा माध्यम है इस चीज़ का। फिर होता है टाइम मैनेजमेंट। 2 घंटे का पेपर है ना। 2 घंटे में अभी देख रहे हैं क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कितने सारे स्टेटमेंट पूछ रहे हैं उसमें, है ना। तो मतलब जीएस और सी सेट, जीएस में तो फिर भी मैं कहूँगा टाइम मैनेजमेंट उतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन सी सेट में तो बहुत बड़ा इशू है। ठीक है। जीएस में भी आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, किसको कितना ज़्यादा समय देंगे, कैसे पहले जो 1 घंटा है उसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लगभग, या कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। या फिर कुछ लोग एमआर शीट जो फिल करते हैं, वो सोचते हैं कि पहले 30 मिनट जो है मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या करूंगी, फिर अगले जो है एमआर शीट फिल करूंगा, फिर जो है फिर क्वेश्चन, फिर ओएमआर। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट आप कहाँ से लर्न करेंगे। टेस्ट सीरीज एक अच्छा मीडियम है इन चीज़ों का, है ना। आप टेस्ट सेंटर में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। आप जो जाएंगे वास्तविक एग्जाम हॉल में, आप ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए, है ना, 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे 100 तक फिल कर भर अटेम्प्ट करते जाएंगे। अगर ऐसा करके आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं, है ना। पेपर जो है हमेशा मतलब 3 से 4 राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आप ये सब कहाँ से लर्न कर पाएंगे। ये टेस्ट सीरीज एक अच्छा माध्यम है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना इनक्यूबेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट। इनक्यूबेशन सेंटर, उसमें क्या होता है, जो स्टार्टअप्स वगैरह रहते हैं उनको मार्केट से पहले जो है यहाँ पे अपने प्रयोग करने की इजाज़त दी जाती है। मार्केट में नहीं करते हैं, मार्केट में फेल होने से अच्छा है ना कि आप एक प्रयोगशाला के अंदर फेल हो पहले। ठीक है। तो सेम टेस्ट पेपर जो है वैसे ही आपके लिए एक काम करता है इनक्यूबेशन सेंटर के जैसा, जहाँ पे आप पहले जो है अपने प्रयोग कर रहे होते हैं, फिर जो है आप सीधा एग्जाम हॉल में जाके करते हैं। ठीक है। फिर गेस वर्क, आपको पता है इवन जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं 150 160 भी, कई लोग किए हैं ऐसा प्रीलिम्स में स्कोर, जो 120 भी करते हैं, है ना। तो उनको सारा थोड़ी आता है, क्वेश्चंस सारे के बल पे थोड़ी कर रहे हैं वो। देखिए किसी भी व्यक्ति को जो बहुत अच्छा नंबर ला रहा है या प्रीलिम्स बार बार क्लियर कर रहा है, 40% तक लगभग मैक्सिमम पूरे के पूरे क्वेश्चन आते हैं आंसर। बाकी उनको गेस वर्क के थ्रू ही करना पड़ता है, जो रेस्ट वो 60% अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो वो गेस वर्क कहाँ से ठीक करेंगे आप। प्राथमिकता हमारी पीवाईक्यू ही होगी, नो डाउट, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट करके भी तो देख रहे हैं टेस्ट पेपर में। हालांकि टेस्ट पेपर के अपने बायसेस हैं, गेस वर्क कई बार वहाँ पे अच्छे से काम नहीं करता क्योंकि वो उनके ट्रैप जो है बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी 100% ना सही, है ना, 80% तक तो आपका काम कर देगा, 70% तक तो काम कर देगा, है ना। तो टेस्ट सीरीज जो है ये इसके लिए भी बहुत अच्छा मीडियम है। फिर स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट, देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स इसलिए खराब चला जाता है क्योंकि वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, लास्ट समय तक एग्जाम हॉल मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। आप कैसे आप सोचेंगे कि अचानक से मैं एक दिन एग्जाम देने जाऊंगे या फिर जाऊंगा और वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, नहीं होता है वो सारे मैनेज। तो आपको जो है प्रैक्टिस ही करना पड़ता है हर बार अटेम्प्ट करके, है ना। और आपका साल पूरा रिपीट हो, 1 साल रिपीट हो, मतलब रहने का खर्चा बढ़े, एक अटेम्प्ट खराब हो, है ना, आपकी मतलब जो ये प्रीसियस एज होता है, ये यंग एज वाला, वो लॉस हो। उससे बढ़िया है ना कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके वहाँ पे आप अच्छे से अटेम्प्ट करें और फिर क्लियर करें निकले। तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट के लिए भी टेस्ट सीरीज एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हालांकि जो टेस्ट सीरीज है वो स्ट्रेस का भी कारण बनता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। फिर हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, कई सारे टेस्ट सीरीज जो अच्छा बनाते हैं लोग, उसमें क्या है कई सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो अनएक्सपेक्टेड रहेंगे। आप उसको अटेम्प्ट करना सीखेंगे कि कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, या तो फिर अटेम्प्ट करेंगे या फिर नहीं अटेम्प्ट करेंगे।
नहीं अटेम्प्ट करना भी एक डिसीजन है ना। सारे लोग तो अटेम्प्ट कर करके नेगेटिव मार्क्स ला करके बाहर हो जाते हैं, तो नहीं अटेम्प्ट करना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। आप उसको छोड़ने का भी जो गुण है वो तो सीखेंगे ना, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, या फिर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कैसे जो है हल करना ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब टेस्ट सीरीज के कुछ लाभ हैं। जब हम ज्वाइन करेंगे तो हम इन सारे उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब आते हैं कि क्या नुकसान क्या है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। देखिए, हम दोनों मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना या नहीं ज्वाइन करना है, इन पक्ष को जानने के लिए पहले दोनों चीजें जानना जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज के लाभ देख लिए, अब देखते हैं नुकसान क्या है। देखिए, नुकसान तो सबसे बड़ा यही है कि यूपीएससी की तैयारी करते करते आप जो है किसी एक कोचिंग की तैयारी करने लग जाते हैं। मान लीजिए आपने ए बी सी किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, ठीक है। अब उनका एक सेट पैटर्न है क्वेश्चन सेट करने का, यूपीएससी बदल रही है अपना पैटर्न, ठीक है। अब ये बदल नहीं रहे हैं, आप इसका ज्वाइन किए हुए हैं, इनके हिसाब से प्रिपेयर कर, नंबर कम आया, फिर आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया कि यार ये क्वेश्चंस तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब क्या कि आपने इसका प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, यूपीएससी का प्रिपरेशन करना नहीं शुरू किया, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप डिफरेंस करें कि ये एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज है, ना कि यूपीएससी है। तो आप उसी अकॉर्डिंग फिर जो है समझते हुए प्रिपेयर करेंगे और फिर उस टेस्ट सीरीज का लाभ लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा, इरेलीवेंट क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चन जो है इरेलीवेंट आते हैं। सपोज, है ना, एक कोचिंग एक साल में 30 से 35 टेस्ट निकाल रहा है, हालांकि ज़्यादा ही निकालते हैं, 40 टेस्ट मान लेते हैं हम, 40 टेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, 40 टेस्ट 100 क्वेश्चन करके 4000 क्वेश्चन। ठीक, यूपीएससी को कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं पूरे साल भर में? 100 क्वेश्चन। इनको कितने करने हैं? 4000। 3900 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर रहे हैं ये। ठीक है, इनके ऊपर ये भी प्रेशर है कि पीवाईक्यू को बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करें ये क्वेश्चंस में। ठीक है, नहीं तो ज्वाइन ही क्यों करें इन लोग। तो आप समझिए ना कि इरेलीवेंट क्वेश्चंस के बढ़ने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं फिर। ठीक, अब वो इरेलीवेंट क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर गलत होगा, है ना, या फिर उन चीज़ों को प्रिपरेशन करने में आपका समय बहुत जाया जाएगा। तो ये सब तो नुकसान है ना, प्रिपरेशन को डिस्टॉर्ट कर रहा है। ठीक, ये एक बड़ा नुकसान है। तीसरा, पैसा। अगर आपने टेस्ट सीरीज का अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया तो टेस्ट सीरीज मार्केट में महंगे होते हैं बहुत, तो वो आपके पैसे को नुकसान पहुंचाता है ना। लिमिटेड है ना पर्स, तो हमारे पास तो एक वो भी कंसर्न है। फिर स्ट्रेस एंजाइटी, ये ज़्यादातर कब होता है? जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक रहता है। लोगों ने मतलब समझिए कि इसी चक्कर में एग्ज़ाम खराब कर दिया। 10-15 दिन पहले टेस्ट दिया उन्होंने और इसमें स्कोर कम रहे, और फिर वो उसी के साथ उनका कॉन्फिडेंस मोटिवेशन वगैरह गिरा, और फिर वो जाकर एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं और उनका स्कोर जो है लो हो रहा है, प्रीलिम्स से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जबकि 10-15 दिन से पहले वाले जो टेस्ट पेपर है या फिर उसके पहले पीवाई को जब अटेम्प्ट कर रहे थे बहुत अच्छा स्कोर हो रहा था, लेकिन लास्ट समय में उन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया और फिर वो मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस दोनों खो देते हैं, है ना। इसके पहले भी मान लीजिए आपने 10-15 दिन अटेम्प्ट पढ़ाई करी, फिर जाकर के टेस्ट अटेम्प्ट किया आपने और उसमें स्कोर कम रहा आपका। ठीक है, स्कोर कम रहा। अब इससे दिक्कत क्या हो गई? स्कोर कम रहा, आपको 1-2 दिन जो है बेकार लगेगा यार कितना पढ़ा फिर स्कोर ही कम आया। तो मतलब इन सब चीज़ों से क्या है, कॉन्फिडेंस वगैरह के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो ये भी एक नुकसान है टेस्ट सीरीज का। फिर गेस वर्क अच्छा होने की जगह खराब होने लग जाता है, क्योंकि टेस्ट पेपर जैसे मैंने कहा कि वो ट्रैप जो है वो गलत बनाने लग जाते हैं। ट्रैप यूपीएससी जैसा नहीं हो पाता है, लैंग्वेज यूपीएससी जैसा नहीं हो पाता है, तो फिर वहाँ पे आपके गेस वर्क जो है वो उस पैटर्न्स की जगह बनने के बजाय खराब होने लग जाता है। ठीक, अब हम लोगों ने दोनों चीज़ देख लिया कि क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं टेस्ट सीरीज के। अब देखिए, एक संतुलित निर्णय के ऊपर पहुंचना जरूरी है। टेस्ट सीरीज को अवॉइड नहीं कह सकता प्रिपरेशन में, क्योंकि ये बहुत सारे फायदे लेकर के आता है। अगर मैं सिंपल कहूँ ना, तो टेस्ट सीरीज आपको प्रिपेयर करती है उस चीज़ के लिए कि आप 30 टेस्ट दे देंगे, है ना, तो आपको जो यूपीएससी का एग्जाम है वो आपको 31वां टेस्ट ही लगेगा, मतलब इस लेवल तक लेकर के आ जाती है। वो आपको जो यूपीएससी का एग्जाम एक मुश्किल सा है उसको थोड़ा आसान बना देती है, तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। बस वो देखेंगे कि हम टेस्ट सीरीज मतलब कैसे उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। तो देखिए, संतुलित निर्णय तो ये होगा कि हम पीवाईक्यू को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, है ना। देखिए ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना आपको पीवाईक्यू को, हमेशा पीवाईक्यू हमारी प्राथमिकता पे रहेगी। पीवाईक्यू के थ्रू ही हम अपना गेस वर्क ठीक करेंगे, ना कि टेस्ट सीरीज के थ्रू। पीवाईक्यू के थ्रू ही हम समझेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ना कि टेस्ट सीरीज के थ्रू, है ना। टेस्ट सीरीज हमारे लिए क्या काम करेगा? तो टेस्ट सीरीज हमारे लिए काम करेगा रिवीजन का और प्रैक्टिस का, है ना। तो ये रिवीजन और प्रैक्टिस, इन दो चीज़ों के लिए ही मेन टेस्ट सीरीज काम करेगा। ठीक है,
डिसिप्लिन के लिए काम करेगा, आपका एक पीयर ग्रुप बन सकता है जब आप टेस्ट सीरीज किसी इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेनली इन सब चीज़ों के लिए काम करेगा। फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, प्लीज़ 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 टेस्ट जो है अटेम्प्ट मत करिएगा, वो नुकसानदायक ही रहता है। आपका मन कर रहा है पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने का, करना भी चाहिए उस समय, तो पीवाईक्यू ही अटेम्प्ट करिए आप। यूपीएससी के अदर एग्जाम कर लीजिए, यूपीएससी का नहीं मिल रहा है तो फिर अदर स्टेट का एग्जाम का कंडक्ट कर अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज का अवॉइड करिए। ठीक है। फिर जज नहीं करना है बहुत ज़्यादा, स्कोर कम आए तो आपको टेस्ट के। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मतलब है ना, क्योंकि टेस्ट सीरीज की अपनी खामियां हैं और आपकी भी अपनी खामियां, तो जज नहीं करना, वहां से आपको लर्न करना है और फिर आगे प्रिपेयर करना है। ठीक है। अब समझिए कि मान लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस किसी ने पूछ दिया प्रीलिम्स में, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन डाल दिए, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आपको पता है वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आता, आप क्यों जज करेंगे उस बात को लेकर के, है ना। तो जज नहीं करना है बहुत ज़्यादा, आप एफर्ट्स करिए कि हमेशा जो है आपका ग्राफ जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपका स्कोर जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो आप ये एफर्ट्स करेंगे, और जो मतलब टेस्ट सीरीज का बेहतर यूटिलाइजेशन करने के लिए एक अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, खराब टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करिए, इसमें पैसे वगैरह ऐसे बचाइए, बचाने का मत सोचिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादा नुकसान करेगा आपको। अगर आप किसी भी खराब चीज़ को लेकर के आ रहे हैं, तो खराब चीज़ को लेकर के ज्वाइन कर रहे हैं जो उस एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, पता चले कि किसी ऐसे इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर लीजिए यूपीएससी में एक्सपर्ट नहीं है ना, वहाँ पे अच्छा कंटेंट प्रिपेयर नहीं कर पा रही है, आपने अगर उसका ज्वाइन कर लिया फिर क्या हुआ, अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, आप प्रिपेयर नहीं कर पाए, आपका नेक्स्ट ईयर फिर रिपीट हो गया। अब एक ईयर रिपीट होने का यूपीएससी में कितना खर्चा हो आप खुद ही समझ सकते हैं, है ना। तो उससे बेटर है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें फिर निकलें, है ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी करें तो अच्छा वाला ज्वाइन करें। ठीक। अब आते हैं कि जब हम लोगों ने देख लिया कि हाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ठीक कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ, है ना, ऐसा नहीं कि हम ब्लाइंडली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कब करें, तो देखिए हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है फ्रेशर, जो बिल्कुल नया आया है, अभी सिलेबस खत्म ही किया है। दूसरा, जिसने 1 और 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं या फिर ज़्यादा अटेम्प्ट दे दिया है। या फिर तीसरा, कि जिसने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया लेकिन उनको अभी भी डर लग रहा है। चौथा, लीजेंड्स, लीजेंड्स जो बार बार प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, है ना। तो अब आते हैं फ्रेशर, फ्रेशर को कब ज्वाइन करना चाहिए। देखिए जो फ्रेशर्स हैं उनको तो जैसे सिलेबस वगैरह खत्म हुआ है, उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए अभी टारगेट कर रहे हैं वो 2026 को, तो मेरे हिसाब से तो अभी सही समय है, ज्वाइन कर लेना चाहिए उनको। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की जो है लास्ट के 3-4 महीने में प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन जो है प्रीलिम्स की वो पूरी मतलब साल भर ही करनी चाहिए, हालांकि कम समय देना चाहिए, डिवोट करना चाहिए, मेंस को ज़्यादा समय डिवोट करना चाहिए, लेकिन चलना चाहिए रेगुलर ही, ताकि आप सीख सकें गेस वर्क, है ना, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है 3-4 महीने में डेवलप नहीं होता है। तो आपको जो है ज्वाइन कर लेनी चाहिए टेस्ट सीरीज। दूसरा, कि जिन्होंने 1 और 2 अटेम्प्ट दिया है बट क्लियर नहीं किया है, तो देखिए इसमें भी कैटेगरी है। मान लीजिए जिन्होंने 1-2 अटेम्प्ट दिया है, उनका जीएस में बहुत अच्छा नंबर आ रहा था, ठीक है, बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, लेकिन सीसेट में कमज़ोर हैं, तो आप सीसेट के ऊपर फोकस करिए, जीएस का जो टेस्ट सीरीज है वो बाद में ज्वाइन कर सकते हैं आप, या फिर नहीं ज्वाइन करेंगे तो मार्केट से भी आप ला करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। जिन्होंने 1 और 2 अटेम्प्ट दिया है लेकिन उनके स्कोर जीएस एस सी सेट दोनों में अच्छे नहीं हैं, तो मेरे हिसाब से उनको ज्वाइन करना चाहिए, है ना, ज्वाइन करना चाहिए, प्रॉपर समय देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो पहला स्टेज है ना। अगर आप इसको क्लियर ही नहीं करेंगे फिर दूसरा स्टेज तीसरा स्टेज जाने की बात ही नहीं आती है। ठीक, और जिस तरीके से अभी प्रीलिम्स का पेपर बन रहा है डाइसी, है ना, चीज़ें चेंज हो रही है, तो आपको जो है अनएक्सपेक्टेड को हल करने के लिए मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत हेल्प करेंगी। तीसरा, जो क्लियर हैं लेकिन अभी भी डर लग रहा है, जैसे एक बार क्लियर कर लिया उन्होंने या 2 बार क्लियर कर लिया लेकिन अभी भी थोड़ा डर लग रहा है, उनके लिए क्या उपाय हो सकता है। देखिए आप जो है मार्केट से लेते ही ज़्यादा बेस्ट हो सकता है आपके लिए, फोटोकॉपी तो मिल ही रहा है टेस्ट सीरीज का, तो आप मार्केट से लेते आइए। दूसरा, कई सारे इंस्टीट्यूट जैसे कराते हैं वो स्कूलों में टेस्ट ले रहे हैं, है ना, तो अनुभव जैसे कराती है नेक्स्ट आईएएस, फिर पीडब्ल्यू भी कराने लग गई है, विजन कराती है अभ्यास, है ना, तो आप वो सबको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतने से तो हो जाएगा उनका, और पीवाईक्यू तो करेंगे ही करेंगे आप लोग सब। बाकी अगर नीड लग रहा है तो फिर जरूर ज्वाइन करिए। जो लीजेंड्स हैं, लीजेंड्स तो पता ही है उनको, है ना, वो कैसे करेंगे, तो उनके लिए बस वही लास्ट में वो अनुभव वगैरह ज्वाइन करते हैं, अनुभव अभ्यास वगैरह, प्लस में पीवाईक्यू, है ना, मार्केट से टेस्ट वगैरह भी अटेम्प्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो रेयर ही करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है।
अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि कौन से कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बेटर है। देखिए मार्केट में जो ऑप्शंस हैं, छोटी कोचिंग भी हैं और भी फिर कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं। सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है और सबके बारे में मैं इतना जानता भी नहीं हूँ। जैसे कि एक फेमस है विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, दृष्टि की भी है, फोरम की भी है ना, नेक्स्ट आईएएस की भी है। नेक्स्ट आईएएस अब हिंदी में भी ऑफर करने लग गई है, पीडब्ल्यूबी की भी है। देखिए मतलब थोड़े बहुत मैं सबके बारे में बता देता हूँ क्या क्या दिक्कतें हैं। जैसे जो नेक्स्ट आई विजन आईएएस है ना, क्वेश्चंस कई सारे इरेलीवेंट भी बनते हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, तो थोड़े इरेलीवेंट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। दृष्टि, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अभी तक नहीं, मतलब जो मैंने देखा लास्ट बार की पेपर, वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड तक का नहीं पहुंच पाया है क्वेश्चंस पेपर। तो वो एक बड़ा कंसर्न है दृष्टि के साथ, है ना। फोरम, ट्रांसलेशन में, हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत सारे एरर हैं। हालांकि मैं एडवाइस तो यही करूंगा कि प्रीलिम्स के पेपर जो है आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करिए एटलीस्ट। इकोनॉमी, है ना, इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमी इन्वायरमेंट हो गया, फिर साइंस एंड टेक, इनके तो आपको इंग्लिश में ही पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि इनका मतलब जो टर्मिनोलॉजी है ना मेनली इंग्लिश से रिलेटेड है। आप हिंदी में बहुत सारी चीज़ें समझ भी नहीं पाएंगे और उनके ट्रांसलेशन इतने बेहतर होते भी नहीं है। तो आप एफर्ट्स करिए इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करने का। तो हाँ, मैं कह रहा था कि इनके ट्रांसलेशन इतने अच्छे नहीं है, प्लस में क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो है वो भी इतना बेटर नहीं हुआ है। ओनली है इसके साथ भी सेम दिक्कत है ना। नेक्स्ट आईएएस मतलब ठीक काम कर रही है, लेकिन फिर वही बात है ना, जो स्टैब्लिश है, जो इतना एक मतलब प्रीलिम्स पेपर सेट करने में एक्सपर्टीज है, वो शायद इतना दूर तक डेवलप नहीं हो पाया। तो आप एक खुद से डिसीजन ले लीजिए। मतलब मैं यहाँ पे जजमेंट पास करने के लिए नहीं आया हूँ, सारे टेस्ट के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है। आप मार्केट से उठा लीजिए किसी का और फिर एक बार आप खुद से गो थ्रू हो जाइए, तो आप उसमें से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कौन सा ज्वाइन किया था, तो देखिए लगभग सारे लोग ऐसे विजन ही ज्वाइन करते हैं ना, तो मैंने भी विजन ही ज्वाइन किया था टेस्ट सीरीज के लिए। फिर अदर कोचिंग में जैसे ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बस आप फ्री के चक्कर में मत जाइएगा, है ना, फ्री के चक्कर में नहीं जाना है, पैसे बचाने के चक्कर में मत जाना है ना। ये हमारे लिए कंसर्न है, लेकिन मेन कंसर्न है हमारा एग्जाम क्लियर करना। आपको यही सारी चीज़ें भारी पड़ जाएंगी, आप फ्री का टेस्ट अटेम्प्ट करते रह जाएंगे, पैसे बचाते रह जाएंगे, है ना। और वो फिर जो है आपको हेल्प नहीं करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक, अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट कि जब हमने ये देख लिया कि टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करना है और कौन से ज्वाइन करना है ना, ज्वाइन करने के फायदे नुकसान भी क्या है, कौन कौन से ग्रुप वाले लोग जो हैं कब कब ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी देख लिया। तो यूटिलाइज कैसे करें हम टेस्ट सीरीज को, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात कि टेस्ट सीरीज के जो शेड्यूल है उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है ना। कोशिश करिए मैक्सिमम मैक्सिमम चीज़ों का फॉलो करने के लिए। जैसे अगर 25 अगस्त को कोई टेस्ट है, तो आप तैयारी करके जाइए 25 अगस्त के लिए। हो सकता है पूर्ण तरीके से तैयारी नहीं हो, लेकिन फिर भी कोशिश करिए मैक्सिमम तैयारी करने का। अगर 2 सितंबर को टेस्ट है किसी चीज़ का, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करिए अच्छे से, ठीक है। फिर टेस्ट पेपर को ऑफलाइन में अटेम्प्ट करना है ना। आपका पेपर तो ऑफलाइन में होगा, ऑनलाइन तो होना नहीं है पेपर। तो आप ऑनलाइन में मत अटेम्प्ट करिए उस चीज़ को, टेलीग्राम पे मत अटेम्प्ट करिए, है ना। टेस्ट पेपर वगैरह ठीक है, कभी कभी फुर्सत में रहते हैं तो वो अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन प्रॉपर जो टेस्ट पेपर है वो ऑफलाइन ही अटेम्प्ट होना चाहिए। चाहे आप लाइब्रेरी में अटेम्प्ट कर लीजिए, चाहे टेस्ट सेंटर पर जाकर अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन ऑफलाइन ही अटेम्प्ट करें आप। जब आप टेस्ट पेपर जा रहे हैं तो एग्जाम, जो रियल एग्जाम माइंडसेट है, आप उसके साथ जाइए। आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, है ना, कि बस टेस्ट पेपर ही तो लिखने जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है। आप एक एग्जाम के माइंडसेट के साथ जाइए, आप उस 2 घंटे में ही अटेम्प्ट करिए। आप वैसा ही सोचने का कोशिश करिए जैसा कि आप रियल एग्जाम में सोच रहे होंगे, ठीक। फिर ये जो चौथा बात है, वो बेसिकली रिपीटेशन ही है, कि जो आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो शेड्यूल के साथ ही अटेम्प्ट करेंगे, मतलब प्रॉपर टारगेट पूरा करने के साथ। तो टेस्ट पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए जब टेस्ट पेपर आपको मिलता है ना, तो एक बार की जो है आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन वगैरह आए हैं। उसके भी पहले वो एमआर शीट फिल कर लीजिए, डिटेल्स, रेलिवेंट रोल नंबर वगैरह, है ना, या रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो आप फिल कर लीजिए, फिर आप एक बार क्वेश्चन पेपर देखिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पेपर देखते हैं और उसमें अगर इजी क्वेश्चन है तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और अगर मुश्किल क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन आया तो हम ओवर कॉन्फिडेंस, अगर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आया, मुश्किल क्वेश्चन आया, तो हम क्या थोड़ा डर जाते हैं। इस चक्कर में क्या ओएमआर शीट में रोल नंबर संबंधी गलतियां हो जाती है। तो इसीलिए पहले जो है आप रोल नंबर वगैरह फिल कर लीजिए, फिर निश्चिंत हो जाइए। फिर जो है आप पेपर एक बार पलट करके देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, 2 से 4 5 मिनट, ठीक। फिर पेपर आप अटेम्प्ट करना शुरू करिए। जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो 3 राउंड में अटेम्प्ट करिए, है ना, कम से कम 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए 100 तक क्वेश्चन है,
ठीक है, 100 क्वेश्चन है। अब मान लीजिए पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसमें आपको पता है ए बी सी डी में डी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप डी अटेम्प्ट कर लीजिए, इसको आप मान लीजिए R1। ठीक है, ये 100% श्योरिटी। दूसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसमें मान लीजिए ए बी सी डी है, आपने दो को तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन दो में कंफ्यूजन हो गया, इसको मार्क करिए R2, है ना, ये R2, इसमें क्या 50-50% चांसेस है। अब मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक, इसमें ए बी सी डी, आपने बस एक को एलिमिनेट किया, अब इसमें क्या है, आपके चांसेस सही होने के 33% है। अब इसको R3 मार्क करके रखिए। तो राउंड 1 को पहले अटेम्प्ट करेंगे, राउंड 2 वाले को मार्क करके बस रखिए, जब एक बार 100 से 1 से 100 तक पूरा चले जाएंगे इस तरीके से, फिर आएंगे जब दूसरे राउंड में, तो फिर R2 वालों को मार्क करिए, और साथ में R3 में देखिए कि क्या किसी हम एक ऑप्शन को हटा सकते हैं क्या। मान लीजिए R3 वाला को चेक किया, फिर ये हट गया, है ना, बी वाला आपको, ये आपको रिकॉल हो गया कोई चीजें कि यार ये वाला तो नहीं हो सकता, तो सी और डी में कंफ्यूजन होगा। फिर जब दूसरा वाला राउंड आप अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर तीसरे वाले राउंड को अटेम्प्ट करिएगा। तो ऐसे करके अटेम्प्ट करना है टेस्ट पेपर को, है ना। एनालिसिस कैसे करेंगे फिर टेस्ट पेपर को, जब आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, तो फिर जो है आप देखिए उसमें से कि राउंड 1 वाले कितने सही हुए आपके, राउंड 2 वाले कितने सही हुए आपके, है ना, राउंड 3 वाले कितने सही हुए हैं, राउंड 1 में भी कौन कौन से टॉपिक से गलत हो रहा है आपका, है ना। और राउंड 1 में गलत, जैसे मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपने तो फुल श्योरिटी के साथ किया था, अगर 10 में से 6 गलत हो जा रहा है, इसका मतलब है कि आप अच्छे से जज नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपका जो है 100% श्योरिटी वाला है। तो आप इसमें फिर अच्छे से रीथिंक करेंगे, 10 क्वेश्चन में कम से कम 8-9 तो सही होना चाहिए राउंड 1 वाले। ठीक है, राउंड 2 में भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके जो हैं सही हुए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, और गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं। जैसे दो ऑप्शन में से अगर बी और डी बचा हुआ था, और ए और सी आपने एलिमिनेट कर दिया था, है ना, अगर बी और डी में से आपने मान लीजिए बी मार्क किया और बी गलत हो गया, तो आप ये तो देखेंगे ना कि बी मार्क क्यों किया था और वो गलत क्यों हुआ, तभी तो फिर गेस वर्क आपका सही होगा। तो ये सब जो है हम एनालिसिस करते हैं जब टेस्ट पेपर, तो उसमें देखते हैं। राउंड 3 में भी सेम करेंगे हम, और इसी के थ्रू जो है वो गेस वर्क सही होता है, तभी जो है लोग मल्टीपल बार प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं, है ना। ये मेन इसी का है, इंटेलिजेंट गेसिंग का, और वो जो है बारंबार प्रैक्टिस से आता है ना, बार बार प्रैक्टिस से, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, ट्रैप वगैरह समझने के बाद। ठीक है, तो होपफुली मुझे लग रहा है कि आपको ये जो वीडियो बनाया हम लोगों ने वो अच्छा तरीके से हेल्प करेगा। अगर आपके कुछ सवाल वगैरह हैं तो आप कमेंट में बताइए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे जा करके @बर्नवाल सर, है ना। तो थैंक यू सो मच।